हेलो, वेलकम बैक नर्सेस टू जीएनएम स्पेशल। और जो पिछला वीडियो था हमारा वो था पेल्विक इन्फेक्शंस के अंदर एसटीडी के ऊपर। तो हमने पिछले वीडियो में एसटीडी डिस्कस किया था, तो ये ख़त्म हो गया था हमारा। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे मेनोपॉज। तो आप लोग बोलेंगे कि बाकी का ये दोनों यूनिट क्यों छोड़ दिया, तो ये हमने छोड़ा नहीं है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। और हम बाद में क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि मन हो गया भाई कि यहीं से करेंगे, पीछे से ही शुरू करेंगे और क्या। तो आज हम लोग मेनोपॉज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर ब्रेस्ट डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना मेनोपॉज। तो हम डिस्कस करने वाले मेनोपॉज, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में रजोनिवृत्ति। ठीक है, तो रजोनिवृत्ति जो कि कॉमनली हम लोग मेनोपॉज के नाम से ही जानते हैं, हिंदी को इतना ज़्यादा यूज करता नहीं है, तो मेनोपॉज ही बोलेंगे इसको। तो इसके डेफिनेशंस की अगर बात करें तो जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं फीमेल्स की बॉडी में, उसकी एक्टिविटी में जो ह्रास हो जाता है या फिर जो कमी आ जाती है या ख़त्म हो जाता है उसका एक्टिविटी, वो प्रजनन काल के अंत में किसी महिला में मासिक स्राव का अस्थायी रूप से बंद हो जाना रजोनिवृत्ति कहलाता है। ठीक है, तो ओवेरियन फॉलिकल ही हमें पता है कि ये मैच्योर होकर ओवम बनता था, जो कि पीरियड के थ्रू रिलीज होता था, मतलब पीरियड के टाइम पे रिलीज होता था 14 डे पहले। उसके बाद फिर अगर डिलीवरी मतलब कि पीरियड हो जाता था, अगर 14 डे तक कोई प्रेगनेंसी नहीं होती थी तो अगर मासिक स्राव आना बंद हो जाए किसी महिला में, तो जो कि अस्थायी रूप से बंद हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। तो रजोनिवृत्ति वह बिंदु है जिस पर कि अंतिम मासिक स्राव होता है और महिला का जो रिप्रोडक्टिव एज है, रिप्रोडक्टिव स्टेज जिसको बोलते हैं हम लोग, वो रिप्रोडक्टिव स्टेज से नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंच जाए, तो इसको क्लाइमेट्रिक फेज या फिर संकटकालीन अवस्था भी कहते हैं। और मेनोपॉज जो है वो 5 से 10 वर्ष पहले से लेके बाद तक होता है, और ये लगभग मतलब 45 से 55 वर्ष की आयु पर होती है। औसत जो है 50 वर्ष होती है, तो 5 वर्ष आगे 5 वर्ष पीछे ले लेते हैं, मतलब 50 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले यानी कि 45 और 5 वर्ष बाद यानी कि 55। तो यही जो है इसका औसत एज होता है, यही यहाँ पे बताया गया कि 5 से 10 वर्ष की होती है इसकी आयु, यानी कि 45 से 55 की एज के बीच में इसको ये होता है, जो कि आनुवंशिक आधार पर पूर्व निर्धारित होता है कि इतने एज में हो जाएगा। किसी का कम भी होता है, किसी का बाद में भी होता है। ये सारी चीज़ें पहले हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, कि चेंजेस इन मेनोपॉज, जब मेनोपॉज होता है तो क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे फिजिकल चेंजेस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि शारीरिक परिवर्तन और शारीरिक में जो क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं उसके बारे में। सबसे पहला जो हम देखेंगे वो देखेंगे जनन मूत्र तंत्र में परिवर्तन, या फिर जिसको हम लोग जेनेटो यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं, उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। तो जो अंडाशय होता है, जो या फिर जो ओवरी होती है हमारी, वो छोटा हो जाती है और झुर्रीदार हो जाती है, और जिसका कि रंग सफ़ेद हो जाता है। फिर जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें सीलिया हमें पता है कि जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और जो कि ओवम को मूव करने में मदद करते हैं, तो वो जो है वो विलुप्त हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। और प्लेसे जो होता है उसका उभार कम हो जाता है। प्लेसे क्या होता है कि ये भी फैलोपियन ट्यूब के ही अंदर होता है, जो कि जो ओवम को ट्रांसपोर्ट करने में ये भी मदद करता है, तो इसका भी उभार कम हो जाता है। और जो पेशीय आवरण है वो पतला हो जाता है, यानी जो आवरण होता है पेशीय, जैसे ऐसे करके फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब है, इसके अंदर यहाँ पे सीलिया वगैरह है, प्लेक है, तो ये जो है पतला हो जाता है, ये जो इसका मसल्स है ना ये पतला हो जाता है। और गर्भाशय सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, जो यूट्रस होता है वो छोटा हो जाता है सिकुड़ के। उसका जो भीतरी लेयर होता है जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम लेयर बोलते हैं, वो भी पतला हो जाता है। और सर्वाइकल सेक्रेशंस जो है उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। हमें पता है कि जो सर्विक्स से बहुत सारी चीज़ें सेक्रेट होती रहती है, तो उसका भी सेक्रेशन की मात्रा कम हो जाती है। फिर
योनि की जो प्रत्यास्थता होती है, जिसको हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं, इलास्टिसिटी भी इसकी कम हो जाती है और ये सक्रिय हो जाती है। यानी कि जो वेजाना है वो सक्रिय हो जाती है। वेजाना में जो पाई जाने वाली रोग होती है वो धीरे धीरे चपटी हो जाती है। रोग क्या होता है कि ऐसे करके फोल्ड होता है, स्किन का फोल्ड के जैसा होता है, ठीक है, जो कि इलास्टिसिटी प्रदान करता है। यानी कि इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है, इससे रबड़ को हम लोग खींचते हैं ना, तो खींचने पे वो टूट नहीं जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। खींचने पे टूट ना जाए, फिर से उसको खींच के छोड़ेंगे तो फिर वो अपनी जगह पे आ जाएगी। तो उसी तरह वेजाइना में भी इलास्टिसिटी होती है कि वो फैलता है और फिर वो अपनी जगह पे वापस आ जाता है, ठीक है। तो उसकी इलास्टिसिटी कम होती रहती है अगर मेनोपॉज होता है तो। फिर जो वेजाइनल सेक्रेशन है वो धीरे धीरे क्षारीय हो जाता है। क्षारीय यानी कि बेसिक हो जाता है। और पहले क्या होता है, एसिडिक होता है। हमें पता है कि जो 15 से 25 साल का एज होता है ना, उसमें एसिडिक रहता है, और उससे पहले जो है नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो ये होता है वेजाइना का सेक्रेशन। फिर लेबिया जो है वो चपटे हो जाते हैं, और प्यूबिक हेयर जो होता है उसकी संख्या में भी कमी आ जाती है। इंट्रोइटस जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो वेजाइना का जो सामने वाला पार्ट होता है, जिसको कि वेजाइना के अंदर जाने का जो मार्ग होता है, वो भी छोटा हो जाता है। फिर ब्रेस्ट में जो निप्पल होता है उसके आकार में कमी आ जाती है। स्तन भी जो है वो चपटा होकर लटकने लगते हैं। फिर मूत्राशय और मूत्र मार्ग का जो स्तर होता है, या फिर जिसको हम लोग एपिथेलियम बोलते हैं, वो भी पतला होने के कारण चोट या संक्रमण की संभावना उसमें बढ़ जाती है, ठीक है। फिर कंकाल तंत्र में क्या क्या परिवर्तन होता है, यानी कि हमारे जो स्केलेटल सिस्टम या बोन वाले जो सिस्टम होता है उसमें क्या क्या कमी आती है। तो हार्मोनन जो है, यानी कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, उसकी कमी के कारण जो अस्थियाँ होती है, यानी कि जो हमारा बोन होता है, उसकी जो घनता या फिर डेंसिटी में 3 से 5% की कमी आ जाती है। तो क्या होता है कि जो हमारा जो बोन होता है, जैसे कि अगर हम बात करें तो ऐसे करके बोन होता है, ठीक है। तो इस बोन में जो है डेंसिटी मतलब बहुत नज़दीक नज़दीक में जो सेल्स होते हैं बोन वाले, पर ये नज़दीक नज़दीक में जो सेल होता है ना, ये धीरे धीरे कम होने लगता है। मान लीजिए कैसे से कम हो गया तो ये क्या होता है ना, एक तरह से कमज़ोर हो जाता है। तो इसके जो टूटने के चांसेस होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसके ब्रेक होने के, टूटने के, जो इसके फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि इसका घनत्व कम हो जाता है, और घनत्व कम हो जाएगा तो टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से जो अस्थियाँ हैं वो खोखली हो जाती है और कमज़ोर हो जाती है, उसके टूटने की संभावना बढ़ जाती है, और इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियो वर्ड कहीं पे भी आएगा तो वो हड्डी से रिलेटेड होगा, और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, घनत्व कम हो जाता है, घनत्व कम होने की वजह से टूटने का चांसेस बढ़ जाता है। ये तो हड्डी में हो गया। अब हम देखते हैं कार्डियोवास्कुलर, जो हमारा हृदय से रिलेटेड जो परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है, यानी कि हृदय संवाहन तंत्र में परिवर्तन। तो जब एस्ट्रोजन की कमी होगी तो कमी की वजह से क्या होगा कि HDL जो होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको कि हम लोग उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन भी बोलते हैं, और कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और ये दोनों चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। जिससे महिला में क्या होता है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होने के चांसेस, यानी कि हृदय से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती है उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर हम अगला चेंज जो देखेंगे वो देखेंगे इंडोक्राइनोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि जो अंतःस्रावी परिवर्तन होता है उसमें। तो मेनोपॉज के जो पूर्व की जो शुरुआत के जो वर्ष होते हैं उसमें क्या होता है कि जो अंडाशयी पुटिका होता है, यानी जो ओवेरियन फॉलिकल होता है, उसकी संख्या में कमी आने लगती है, ठीक है। और जो शेष पुटिका है वो जो गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है, हमें पता है कि जो गोनेडोट्रोपिन नहीं कि GnRH हार्मोन होता है, उसके प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं, मतलब कि उसमें रेसिस्टेंट आ जाता है। रेसिस्टेंट आने से क्या होता है कि जब GnRH हार्मोन अगर सेक्रेट भी होगा और वो किसी ओवेरियन फॉलिकल के पास गया भी, जो अंडाशय वाली पुटिका जो कि आगे चल के उसको ओवम बनना है, तो ये इसको बोलेगा कि ग्रो हो जाओ, तुम अब बढ़ना शुरू करो, लेकिन ये इसकी बात सुनना ही छोड़ देते हैं। GnRH कितना भी आए ये इसकी बात ही नहीं सुनेंगे, तो ये बढ़ना शुरू ही नहीं होंगे। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो पुटिका जनन, यानी कि जो फॉलिकुलोजेनेसिस में व्यवधान आ जाता है, एवं एस्ट्राडियल के निर्माण में कमी आ जाती है। एस्ट्राडियल भी जो है ये भी एक हार्मोन ही होता है जो कि एस्ट्रोजन से रिलेटेड ही होता है, तो इसके निर्माण में कमी आ जाता है। तो जब इसके निर्माण में कमी आ जाता है तो क्या होता है कि एस्ट्राडियल का लेवल जो है ये 10 से 20 पिकोग्राम पर ml, जो हार्मोन्स वगैरह का लेवल जो होता है वो पिकोग्राम में नापा जाता है। तो जो एस्ट्राडियल होता है हार्मोन, इसका जो है 10 से 20 पिकोग्राम पर DL,
ये कम हो जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है मेनोपॉज के बाद। तो जिसके कारण क्या होता है कि अगर ये डिक्रीज हो गया तो फिर क्या होगा, इसके डिक्रीज होने से जो हाइपोथैलेमो और पिट्यूटरी एक्सिस, जिसको हम लोग की एचपीओ एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, एचपीओ एक्सिस, इसको जो प्राप्त होने वाला नेगेटिव फीडबैक है इसमें कमी आ जाता है। तो इससे होता क्या है कि जो एफएसएच जो होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसकी मात्रा कम हो जाती है, सॉरी बढ़ जाती है, क्योंकि जीएनआरएच बढ़ने से इसका मात्रा बढ़ने लगता है, और इसका मात्रा बढ़ने लगता है, लेकिन जो ओवम है, सॉरी फॉलिकल जो है, ये बड़ा होना शुरू ही नहीं करता है, तो ये बड़ा होगा ही नहीं। ये बड़ा नहीं होगा तो एफएसएच को लगेगा कि अच्छा हम जितना रिलीज हुए उतना काफ़ी नहीं था लगता है, तो ये और ज़्यादा रिलीज होगा, ये और ज़्यादा रिलीज होगा, और ये बढ़ता ही रहेगा। और इसमें तो रेसिस्टेंट आ गया है, तो ये तो काम ही नहीं करेगा, ये तो बढ़ना शुरू ही नहीं होगा। तो इसलिए इसकी मात्रा बढ़ जाती है, और इसको जो कम होना था बॉडी में, ये कम होता तो फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बढ़ता। तो अगर ये कम ही नहीं होगा, ये बढ़ता ही रहेगा, तो इससे क्या होगा, तो फॉलिकुलोजेनेसिस में कमी आए के परिणाम स्वरूप अंड जनन नहीं हो पाता है, ठीक है, यानी कि जो ओवम है उसका निर्माण नहीं हो पाता है, जिसको कि हम लोग एनोव्यूलेशन या बार बार या अनियमित तरीके से होता है तो हम उसको ओलिगो ओव्यूलेशन बोलते हैं। एनोव्यूलेशन का मतलब कि ओव्यूलेशन होगा ही नहीं, यानी कि ओवम रिलीज होगा ही नहीं। ओलिगो ओव्यूलेशन मतलब कभी होगा कभी नहीं होगा, तो यानी कि नियमित तरीके से नहीं होगा। अगर ये सही से नहीं होगा तो हमें पता है कि जब ओवम है, फॉलिकल जब बनता था, फिर इससे ओवम रिलीज हो जाता था, तो ये जो बचा हुआ पार्ट रहता था ये बन जाता था कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से फिर अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होता था, तो ये सही से रिलीज नहीं होगा। जब ये रिलीज होगा ही नहीं, ओवम रिलीज होगा ही नहीं, तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा ही नहीं। कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा नहीं तो सही से काम नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से क्या होगा कि जो एस्ट्रोजन है उसका लगातार उच्च स्तर के कारण एंडोमेट्रियम अतिवृद्धित हो जाती है, कि जब प्रोजेस्टेरोन बनेगा ही नहीं, इसके वजह से प्रोजेस्टेरोन बनता था, प्रोजेस्टेरोन नहीं बन रहा है, एस्ट्रोजन बढ़ता ही जा रहा है, तो अतिवृद्धि हो जाएगी एवं माहवारी संबंधी असमानताएं हो सकती है। ये शुरुआती वर्षों में होता है, क्योंकि एक बार रुक गया तब तो फिर ये सारी चीज़ें होंगी ही नहीं। तो शुरुआती वर्षों में ऐसा होता है, जब मेनोपॉज होना शुरू हो रहा होता है तो उस टाइम पे असमानताएं अलग अलग आने लगती है। फिर जो फॉलिकुलर फेज है वो छोटी हो जाती है, और जिसके कारण से कि मासिक चक्र की अवधि कम हो जाती है। फॉलिकुलर फेज छोटा हो जाएगा तो मासिक चक्र की अवधि कम हो जाएगी, जिसके स्वरूप क्या होगा कि जो गोनेडोट्रोपिन के प्रति पूरी तरह से प्रतिरोधी हो जाते हैं। तो जो फॉलिकल्स होता है, ओवेरियन फॉलिकल, वो गोनेडोट्रोपिन के प्रति पूरी तरह से प्रतिरोधी जाते हैं, और जिसके बाद क्या होता है कि अंडजनन की प्रक्रिया पूरी ही रुक जाती है। पूरा रुक जाने की वजह से एस्ट्रोडियल का निर्माण पूरा ही खत्म हो जाएगा। अभी तो कम हो रही थी, पर अभी जो है नेक्स्ट स्टेप में पूरा ही खत्म हो जाएगा। पूरा ही खत्म हो जाने के बाद फिर एंडोमेट्रियल ग्रोथ भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और फिर मासिक धर्म पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो शुरुआत वहीं से होती है कि जो ओवेरियन फॉलिकल होता है, अलग अलग बहुत सारे ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल होते हैं, ठीक है, तो ये बहुत सारे फॉलिकल जो होते हैं ये नॉर्मली जीएनआरएच रिलीज होता है, फिर एफएसएच रिलीज होता है, इसका काम सुन के ही फिर बड़े होने लगते हैं। बड़े होने के बाद जो सबसे बड़ा रहता है उससे ओवम निकलता है, ओवम निकल के ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। पर फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये काम करना ही बंद कर देता है। कितना भी हार्मोन आता है ये बढ़ना शुरू ही नहीं होते, बढ़ते ही नहीं, तो फिर ओवम नहीं बनता, ओवम नहीं बनता तो रिलीज नहीं होता, फिर पूरी तरह से मासिक स्राव बंद। तो ये हो गया हमारा मेनोपॉज खत्म। फिर हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। हमने देख लिया कैसे होता है, अब हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है। तो अचानक गर्मी लगकर बहुत ज़्यादा पसीना आने लगना, जिसको कि हम लोग हॉट फ्लैशेस बोलते हैं, तो ये एक सिम्टम होता है। फिर और सिम्टम्स की बात करें तो योनि, मूत्राशय और मूत्रमार्ग के जो एपिथेलियम होते हैं इसका अपक्षय होने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है कि एपिथेलियम बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है एपिथेलियम लेयर, अंदर वाला लेयर जो होता है बहुत पतला हो गया। बहुत पतला होने की वजह से डिस्पेरियूनिया हो जाती है, यानी कि जो संभोग के दौरान दर्द होने लगता है। फिर शुष्कता आ जाती है, यानी कि ड्राइनेस आ जाता है, ठीक है, और फिर तेज खुजली होने लगती है, जिसको हम लोग प्यूराइटिस बोलते हैं। फिर ल्यूकोरिया हो जाती है, इसमें कि जो श्वेत कलर का, यानी कि जो वाइट कलर का जो क्या बोलते हैं लिक्विड जैसा निकलता है वेजाना से, जिसको हम लोग लिकोरिया बोलते हैं। फिर जो योनि संक्रमण हो जाता है, यानी कि वेजाइनल इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। ये सारी चीज़ें साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलती है। और भी साइन एंड सिम्टम्स है जो मैं बताता हूँ अभी, जिसमें कि जो मूत्र विसर्जन की बहुत तेज इच्छा होने लगती है, जिसको हम लोग अर्जेंसी बोलते हैं। फिर मूत्र विसर्जन के दौरान दर्द भी होता है, जिसको हम लोग डिसयूरिया बोलते हैं। और तनाव में, यानी कि स्ट्रेस के टाइम में जो बार बार यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, यानी कि बार बार मूत्र खुद से ही मतलब कि निकलने लगता है, बूंद बूंद टपकने लगता है, या फिर कभी कभी बार बार तुरंत तुरंत आने लगता है अर्जेंसी।
तो ये स्ट्रेस के टाइम पे ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर बार बार मूत्र तंत्र का संक्रमण हो यानी कि यूटीआई होने लगता है बार बार। फिर यौन की इच्छा में कमी आ जाती है। फिर सिर दर्द होता है, नींद नहीं आता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, निगलने में भी कठिनाई होने लगती है, जिसको कि हम लोग डिस्फेजिया भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर डिप्रेशन वगैरह भी हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। फिर मनोभ्रंश यानी कि डिमेंशिया हो जाता है। डिमेंशिया में क्या हो जाता है कि चीज़ें भूलने लगता है लोग, यानी कि जो फीमेल होती है वो चीज़ें भूलने लगती है। फिर मनोदशा में उतार चढ़ाव होता है, यानी कि मूड स्विंग होगा, कभी खुश हो जाएगी, कभी नाराज़ हो जाएगी, कभी गुस्सा हो जाएगी। तो इस तरह से चीज़ें हो जाती है, मतलब उसका मानसिक स्थिति थोड़ा सही नहीं रहता। फिर ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है, यानी कि जो फोकस नहीं कर पाती है महिला। फिर ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि जो अस्सी सुश्रिता बोलते हैं इसको, यानी कि इंग्लिश में याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा काम देगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है हो जाता है इसमें कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और हड्डियों का आसानी से टूटना, पीठ में दर्द होना, या फिर काइफोसिस जिसमें कि कुबड़ापन आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें होने के भी चांसेस रहते हैं। फिर एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें कि जो हमारी जो वो होती है धमनी होती है, आर्टरी वगैरह, उसमें स्क्लेरोसिस हो जाता है, यानी कि कड़ापन आ जाता है। इसके कारण क्या होता है कि हृदय का रोग होने के चांसेस होते हैं। जो कोरोनरी धमनी रोग यानी कि जिसको कि कोरोनरी वेन डिजीज़ भी बोलते हैं, वो होने के चांसेस होते हैं। फिर स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं। तो ये सब का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये तो हो गया नॉर्मली मेनोपॉज में क्या क्या होने के चांसेस रहते हैं। फिर कुछ जो मेनोपॉज है वो अब नॉर्मल हो जाता है, अगर टाइम पे नहीं हुए तो उसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मेनोपॉज। तो एबनॉर्मल मेनोपॉज में क्या क्या होता है कि सबसे पहला टाइप क्या होता है कि समय से पहले अगर मेनोपॉज हो गया तो जिसको हम लोग प्री मैच्योर मेनोपॉज बोलते हैं। ये मेनोपॉज कब होता है? 40 वर्ष से या उससे पहले किसी भी आयु में अगर हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे प्री मैच्योर मेनोपॉज, क्योंकि जो रियल एज है वो तो है 45 से 55 ईयर, पर अगर 40 जो साल है उससे भी पहले अगर हो गया मेनोपॉज तो हम उसको बोलेंगे समय पूर्व रजोनिवृत्ति या फिर प्री मैच्योर मेनोपॉज। फिर दूसरा जो है वो अगर है कि अगर 60 साल के बाद हो रहा है, यानी 55 या 60 साल के बाद हो रहा है, तो उसको बोलेंगे डिलेड मेनोपॉज। यानी कि अगर 55 वर्ष की आयु के बाद भी अगर मेनोपॉज नहीं हो रहा तो उसको हम बोलेंगे डिलेड मेनोपॉज। और इसके कारण की पहचान करके इसका उपचार तुरंत करना चाहिए। फिर जो अगला है वो है शल्य क्रियात्मक या कृत्रिम मेनोपॉज, यानी कि सर्जिकल या आर्टिफिशियल मेनोपॉज। तो ये हम सर्जरी के द्वारा या तो खुद से ही किसी दवाई वगैरह का यूज़ करके वो करते हैं। तो सर्जरी के द्वारा किए जाने में क्या होता है कि जो सर्जिकल या आर्टिफिशियल या सर्जरी के द्वारा जो कोई काम किया गया और जिसके वजह से कि जो मेनोपॉज हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्जिकल या आर्टिफिशियल मेनोपॉज। और इसके प्रबंधन के लिए जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसको हम लोग HRT भी बोलते हैं, वो किया जाता है। तो फिर अगला है मैनेजमेंट इसका। तो इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं? सबसे पहला जो है वो है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अभी हमने जो डिस्कस किया था HRT, इसमें हम क्या करते हैं कि जिस हार्मोन की कमी रहती है ना उसका हम लोग वापस से उसको शरीर में देते हैं ताकि चीज़ें नॉर्मल फंक्शन सही से काम कर सके। तो सबसे पहला मतलब इसमें क्या होता है कि जो शल्य क्रिया है, सर्जरी या फिर रेडिएशन या फिर टाइम से पहले जो जननांग है उसका सही से काम नहीं कर पाना या असामान्य विकसित होने के कारण अगर किसी भी वजह से जो मेनोपॉज है उसका प्रबंधन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दिया जाता है, ठीक है। तो अगर इन सब सर्जरी कारण या फिर रेडिएशन के कारण इन सब की वजह से अगर हुआ है मेनोपॉज तो हम उसको क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन देंगे, ठीक है। फिर दूसरा जो है बिना हार्मोन का उपचार किए कैसे, मतलब बिना हार्मोन ट्रीटमेंट के कैसे करते हैं? तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि प्रोटीन कैल्शियम वाला जो संतुलित खाना होता है, संतुलित आहार होता है, वो हम खाने के लिए बोलते हैं। फिर कैल्शियम जो है हम लोग अलग से देते हैं, जिसमें कि 1.59 ग्राम जो कैल्शियम है वो डेली देते हैं। फिर पैदल चलने के लिए बोलते हैं, जॉगिंग करने के लिए बोलते हैं, वेट ट्रेनिंग करने के लिए बोलते हैं, और एक्सरसाइज वगैरह जो नहीं वेट ट्रेनिंग वाला जो एक्सरसाइज होता है वो करने के लिए बोलते हैं। विटामिन डी जो है वो 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट डेली देते हैं। फिर स्वास्थ्य शिक्षा या परामर्श, तो इसमें हेल्थ एजुकेशन क्या देते हैं महिला को देते हैं कि जो रजोनिवृत्ति है यानी कि जो मेनोपॉज है वो 45 से 55 साल में हो जाना चाहिए। और जो उसकी महिला जो होती है, जो 45 से 55 साल की महिला होती है, उसको हम लोग जो मेनोपॉज है उसके बारे में
बताते हैं उसमें जो चेंजेस होते हैं, हमने जो जो चेंजेस के बारे में भी देखा कि ये सारी चीज़ें होती है और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, तो हमें खाना खाना अच्छे से खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ों में होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं उसके बारे में लोग बताते हैं। और महिला को बताते हैं कि जो हम महिला होती है जो स्मोकिंग करती है या ड्रिंकिंग करती है, अल्कोहल पीती है, तो उन सब से हमें उन्हें बचने के लिए सलाह देते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं करनी है। फिर प्रोटीन कैल्शियम का जो है संपूर्ण रूप से मतलब कि संपन्न आहार लेने के लिए सलाह देते हैं, ऐसा आहार जिसमें कि प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में हो। फिर हम महिला को पैदल चलने के लिए बोलते हैं, जॉगिंग करने के लिए, वेट ट्रेनिंग करने के लिए बोलते हैं, एक्सरसाइज जो भी किसी भी तरह की एक्सरसाइज कंटिन्यू करना है। फिर जो अगला है वो है कि नियमित अंतराल पर जो स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए सलाह देते हैं, क्योंकि जो मेनोपॉज वाली महिलाएं होती है ना उसमें बहुत सारा नया नया बीमारी का खतरा है जो कि होने का चांसेस बढ़ जाता है, तो इसलिए अगर जांच होते रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये था हमारा मेनोपॉज। और अगला वीडियो जो होगा वो हम बाकी जो 2 चैप्टर बचे हैं हमारे गायनेकोलॉजी में उन दोनों में से किसी पे भी हो सकता है, तो आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।